जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम अपना इनकम टैक्स पोर्शन का जो है एक लाइक चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेड है, छोटा-सा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जी, थोड़ी-मोड़ी चीज़ें गिवन है, आपने वो याद करनी है, आइडेंटिफ़ाई करनी है और इंशाल्लाह आपके इसमें से ईज़िली 90% प्लस नंबर आ सकते हैं, इवन के एवरेज स्टूडेंट्स के भी। अगर 10 नंबर का आता है, 10 में से अगर आप 9 ले लेते हैं, तो मतलब और क्या चाहिए आपको? और ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ सीए स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप आईसीएमए के स्टूडेंट हैं, आप उसमें अपने टैक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप पिप्फा के स्टूडेंट हैं, उसमें आप अगर आपको टैक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप एसीसीए कर रहे हैं और एसीसीए में आपने जो F6 है वो आपने पाकिस्तान टैक्स लॉ अडॉप्ट किया है कि आप वो अटेम्प्ट करेंगे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम सिलेबस है। बीबीए कर रहे हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से, एलएलबी कर रहे हैं, तो वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं किसी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के यूनिवर्सिटी के, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि मतलब हम किस तरह से टैक्स पे कर सकते हैं, या हमारी इनकम किस तरह हम कैलकुलेट करते होते हैं, तो ये सारे बंदे जो हैं मतलब जो भी पर्सन्स हैं, ऑडियंस है, वो इन लेक्चर्स को यूज़ कर सकती है। मैं जो जस्ट सोर्स जो यूज़ करता हूँ, मैं वो अपना सीए डाटा शीट का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये सारा जो डाटा कि जो उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है, बीच में गैदर किया हुआ है, जो आपका कंटेंट गिवन है इन बुक्स के अंदर, वो आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से ही लिया गया है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑल ओवर द पाकिस्तान सेम है, पूरे साल के लिए सेम रहता है। जब बजट आता है तो फिर चेंज हो जाता है। ऑटोमेटिकली सारा जो कंटेंट है वो अपडेट हो जाता है। तो आपकी बुक्स में भी ये चीज़ें लिखी हुई होंगी, जो आप बुक फॉलो कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हाँ, जो उनकी जो प्रेज़ेंटेशन है डाटा की, वो डिफरेंट हो सकती है। बाकी जो मेन थीम है, जो मतलब प्रोविज़न लिखी होंगी, वो सेम ही होंगी। तो उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी एप्लीकेशन सारा कुछ सेम रहना है। तो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को बुक से देखने से पहले हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोई भी हेड हो, अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी करना चाह रहे हैं, आप कैपिटल करना करने जा रहे हैं, या आप कैपिटल गेन करने जा रहे हैं, या आप अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपने उसमें चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है, वो ये आइडेंटिफ़ाई करनी है कि आपका जो ये हेड ऑफ इनकम है, वो टैक्सेबल किस बेसिस पर है। जिस तरह आपने अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, उसमें आपने एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पढ़ी थी और कैश बेसिस अकाउंटिंग पढ़ी थी, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ी है अकाउंटिंग, कि हमारे जो आईएफआरएस हैं, हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमें कहते हैं कि आपने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी है। ठीक है? मतलब आपने जब एक इनकम अर्न हो गई, आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है, रिकॉग्नाइज़ कर लेना है। आपने ये नहीं देखना कि पैसे मिले हैं कि नहीं मिले। अगर एडवांस भी मिल गए हैं, अगर आपने अभी इनकम अर्न नहीं की, तो वो आपकी इनकम नहीं, आपकी लायबिलिटी है। ठीक है ना? तो सेम कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट हैं आपकी इनकम टैक्स में भी। वो कहते हैं कि आपकी या तो इनकम रिसीट बेसिस पर टैक्स होगी, या आपकी इनकम एक्रूअल बेसिस पर टैक्स होगी। तो हमारे 5 हेड्स हैं, तो हर हेड का अपना एक सेपरेट ट्रीटमेंट है। तो आप जौन-सा वाला भी हेड स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, आपने सबसे पहले देखना होता है कि ये जो मेरा हेड है, इससे जो मुझे इनकम अर्न हो जो टैक्सेबल होनी है, वो किस बेसिस पर टैक्स होनी है। तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो आपकी है, वो एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल है। ठीक है जी, एक्रूअल बेसिस ऑफ टैक्सेशन भी क्या होती है, आपकी टैक्स होती है। मतलब जितना आपने रेवेन्यू या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से एक इनकम अर्न की होगी, वो आपकी इनकम है। अगर आपने 10 मंथ, 11 मंथ, पूरे साल आपने एक बिल्डिंग रेंट पर दी है, जो पूरे साल का 12 मंथ का जो एक्चुअल जब जो भी हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, जो एक्चुअल जो रेंट बनता है, वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर आपको बेशक आपको 1 रुपया भी नहीं मिला, या बेशक आपको 10 साल की रेंट एडवांस में मिल गया है, लेकिन जो टैक्स आपने देना है, वो 12 मंथ की इक्विवेलेंट या जितना भी आपका पीरियड इस साल में आउटस्टैंडिंग रहा है, 10 मंथ, 11 मंथ, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग रेंट पर दी है या लैंड रेंट पर दी है, तो जो 10, 11, 8, 9 मंथ का जो रेंट बनता होगा, सिर्फ वो आपका टैक्सेबल होना है। ये है रूल बेसिस आपकी, ठीक है? फिर आपने दूसरा क्या देखना है कि ये जो मेरा हेड है, इसमें कौन-सी टैक्स रिजीम है? हमने, अगर आपको याद हो, चैप्टर 4 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने जो टैक्स रिजीम डिस्कस की थी, या आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं चैप्टर 4 की, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम होती है।
सेपरेट ब्लॉक इनकम होती है, ठीक है, फाइनल टैक्स रिजीम होती है और मिनिमम टैक्स रिजीम होती है। जो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, पिछली अटेम्प्ट तक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन के पास ऑप्शन था कि वो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक टैक्स करवाना चाहती है तो करवा ले, या नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में टैक्स करवाना चाहती है तो करवा ले, ठीक है। लेकिन जो अभी 30 जून 2021 पे जो बजट आया है फॉर द ईयर जुलाई 1 2021 से लेकर 30 जून 2022, उसमें उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दी है कि अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओवरऑल सारे पर्सन्स के लिए नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट सुन रहा है जिसने मतलब पहले पेपर अटेम्प्ट किया है या लॉ पढ़ा हुआ है, तो अगर वो अपनी बुक में जो भी सोर्स वो यूज कर रहा है अगर वो देखे तो आप उनकी बुक में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पहले सेपरेट रेट गिवन होते थे कि अगर आप उसको सेपरेट ब्लॉक टैक्स करवाना चाहते हैं तो आपने ये रेट अप्लाई करने हैं अगर इस लिमिट में आपकी इनकम फॉल कर रही है तो। अब आपकी बुक में अब आपकी जो भी सोर्स आप यूज करते हैं उसमें ये चीज गिवन नहीं होगी, वो टेबल गिवन नहीं होगा, क्योंकि अब सेपरेट ब्लॉक वाला ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल है, जो टैक्स रिजीम है नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम है। तो नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में जो भी आपको उस इनकम को अर्न करने के लिए आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपको उसकी डिडक्शन अलाउ होती है। मतलब हमें अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिडक्शन अच्छी तरह करनी पड़ेंगी, तभी हम अपनी क्या कर सकते हैं, जो आपकी इनकम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स रिजीम आपने आइडेंटिफाई कर ली, दो आपने बेसिक काम कर लिए। अब आपने स्कोप के उस हेड का जो मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, उसका स्कोप क्या है, मतलब उस हेड के अंदर उस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं कि अगर उनसे रिलेटेड मुझे कुछ रिसीव होता है या मैं कुछ अर्न करता हूं तो वो मेरे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के में के हेड में फॉल करेंगे। तो ये नॉर्मली आपकी जो डेफिनेशन होती है स्टार्ट में, जी उसमें स्कोप आपका ऑलमोस्ट मेंशन्ड होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि मतलब स्कोप क्या है। चलें जी, यहां पर देखते हैं कि द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव्ड और रिसीवेबल मतलब है कि भी एक्रूवल बेसिस है, रिसीव हो गया या रिसीवेबल है, ठीक है ना जी। बाई ए पर्सन मतलब क्या हुआ जी, ये जनाब आपका इंडिविजुअल भी है, एओपी भी है और कंपनी भी है। फॉर ए टैक्स ईयर, ये टैक्स ईयर, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि टैक्स ईयर क्या होता है। अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट, ठीक है, मतलब ये क्यों लिखे हम बाद में डिस्कस करते हैं। फ्रॉम टैक्स शेल बी चार्जेबल टू टैक्स, क्योंकि उसने इसलिए मेंशन किया कि रेंट आपको मे बी जो रिसीव हो या रिसीव अर्न जो आपने अर्न किया है, हो सकता है कि उसमें एग्जेम्प्ट रेंट भी इंक्लूडेड हो, वो तो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है ना। इसलिए उसने कहा है कि द रेंट अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स शेल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो मतलब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, जो मेन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको समझने की जरूरत है, जो आपने आइडेंटिफाई करना है, जो स्कोप है आपकी इसका, वो है रेंट। तो रेंट तो मैंने देख लिया, मतलब अगर रेंट जो है मैं जो अर्न करूंगा या मुझे रिसीव हुआ या रिसीव होना है, वो मेरा टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो अब नेक्स्ट आता है कि एक्चुअली में ये रेंट क्या है। तो रेंट को लॉ ने डिफाइन कर दिया है। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑनर। जी पहली बात यह है कि अगर रेंट रिसीव हो रहा है ऑनर को, ठीक है ना, तो फिर आपने आगे चलना है। मतलब आपने जब ऑनर को कुछ चीज रिसीव हो रही है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकती है। रेंट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ऑनर ऑफ किस चीज का, ऑनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग as a consideration for the use or occupation of or the right to use or occupy the land or building। हम यहां तक जो हमने जो पढ़ा अभी तक में, यहां पर तो हमने जो पढ़ा है यहां तक, अगर मैं उसको देखूं यहां से लेकर मैं देखूं कि यहां तक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पर्सन इंडिविजुअल एओपी या कंपनी अपनी बिल्डिंग या लैंड रेंट पर दे देती है, ठीक है ना,
तो उसके अगेंस्ट जो उसको रेंट मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, वो अमाउंट कैश मिल रही है या उसको उसके अगेंस्ट कोई और चीज मिल रही है, मतलब वो कैश नहीं है, अदर अदर देन कैश, लाइक कोई लैपटॉप दे दिया उसने, कुछ भी दे दिया, ठीक है ना? तो वो जो अमाउंट मिल रही है वो आपकी क्या होगी? रेंट होगी, मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप देख लें, ऑनर की कंडीशन है ऑनर, फिर लैंड एंड बिल्डिंग की है। अगर एक लैंड एंड बिल्डिंग का ऑनर अपनी लैंड या बिल्डिंग को रेंट पर दे देता है, तो उसको जो रेंट रिसीव होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करेगा। फिर यहाँ पर आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मतलब ये हुआ कि अगर मैं इम ऑनर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर कोई ऑनर अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक कार, लाइक कोई अदर आइटम, ठीक है ना, जो मूवेबल है एसेट है, अगर वो रेंट पर देता है, वो इनकम ये तो कंफर्म है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर आपने देखना है, कंसिडर करना है कि क्या वो जो मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, क्या वो मेरा बिजनेस है, मैं रेगुलरली वो काम करता हूँ, ठीक है? तो फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस बन जाएगी, वो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिस्कस करेंगे। अगर वो मेरा रेगुलर काम नहीं है, मैंने वैसे एक वन ऑफ इवेंट रेंट पर दिया है, मतलब कभी कभी उस चीज ने, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी, ठीक है? अब वो टैक्सेबल है कि नहीं है वो हम देख लेंगे, बात की बात है। तो मतलब ये हुआ कि रेंट में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ऑनर अगर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देगा, तो उस पे जो रेंट मिलेगा वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करेगा। अब यहां से आगे चलते हैं। एंड इंक्लूड्स एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और ए बिल्डिंग। जी, आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि जो आप बिल्डिंग या लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, तो वो अमाउंट तो आपकी टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन में। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पर, फिर उसका आंसर मैं कर देता हूँ। वो ये है कि वहां पर होता है कि आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन लैंड या बिल्डिंग सेल कर दी है, और सेल करने पर जो आपका गेन आया है या लॉस आया है, वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में ट्रीट होता है, ठीक है? यहां पर क्या है कि आपका दो पर्सन हैं, मिस्टर तैफूर एंड आप, जो आप सुन रहे हैं, ठीक है? जो भी पर्सन है आपका, जो भी नेम है, अब मिस्टर तैफूर है लैंड का या बिल्डिंग का ऑनर। आप मेरा और आपका एग्रीमेंट होता है कि जनाब मैं सेलर हूं, आप बायर है। मैं कहता हूं कि जनाब ये जो बिल्डिंग है आपको मैं 5,50,00,000 में सेल करूंगा। आप कहते हैं ठीक है मिस्टर तैफूर, मैं आपको ये 5 लाख एडवांस देता हूँ, बाकी जो 45 लाख है मैं फिक्स 30 दिन के बाद आकर आपको ये 45 लाख देकर, 4.5 मिलियन के अमाउंट देकर, आपसे जो बिल्डिंग है उसको ऑनरशिप ट्रांसफर करवा लूंगा। हमारा ये एग्रीमेंट साइन होता है। तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगा, अगर अगर आप 30 दिन में ना आए तो मैं ये बिल्डिंग आपको सेल नहीं करूंगा, जो आपने एडवांस दिया है वो मैं फोरफीट कर लूंगा, ठीक है? मतलब कब्जा कर लूंगा, वापस नहीं करूंगा। तो इन शॉर्ट, अगर एक सेल का एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट में ऑनर को कोई अगर एडवांस मिला है, और बाद में अगर वो एग्रीमेंट कैंसल हो जाता है, तो जो फॉरफिटेड डिपॉजिट, जो एडवांस डिपॉजिट पे जो कब्जा करेगा, वो भी आपका रेंट की अमाउंट में इंक्लूडेड होगा। समझ आ गई? स्कोप के पढ़ते हैं अभी जी। रेंट, रेंट किस चीज का? पहली कंडीशन क्या है इसमें? ऑनर ऑफ किस चीज का जी? लैंड और बिल्डिंग। अगर रेंट रिलेट कर रहा है लैंड और बिल्डिंग के और रिसीव हो रहा है ऑनर, रेंट फ्रॉम लैंड और बिल्डिंग रिसीव्ड बाय ऑनर, तो वो फिर आपने वो कहां पर आएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करेगा। जी, अब हमारे पास एक होती है टैक्सेबल इनकम। हम ऐसे करते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं यहां पर लेता हूं लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? अब लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास टैक्सेबल कब होगी और हमारे पास एग्जेम्प्ट कब होगी? इसे जो हमें रेंट मिलेगा वो कब टैक्सेबल होगा, कब रेंट होगा? अब हम पहले डिस्कस करते हैं सिंपल ओवरऑल।
ठीक है, कि अगर एक लैंड है वो यूज हो रहा है कमर्शियल, जो लैंड या बिल्डिंग है वो यूज हो रही है कमर्शियल पर्पस के लिए, और दूसरी तरफ मैं कहता हूं अगर लैंड एंड बिल्डिंग यूज हो रही है आपकी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है, दोनों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कमर्शियल पर्पस मतलब ये है कि आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का आपको पता है क्या होती है, ठीक है। तो अगर कमर्शियल पर्पस के लिए है तो जो मुझे रेंट रिसीव हो रहा होगा वो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। और अगर मैं वो यूज हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो वो एग्जैम्प्ट इनकम है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है दो लैंड, एक लैंड है जो यूज हो रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए या उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, दूसरे के बारे में बताया है कि वो यूज हो रहा है एग्रीकल्चर इनकम के लिए, जो साइलेंट है वो कमर्शियल है जिसके बारे में बताया हुआ है, तो वो आप उसका जो भी रेंट होगा वो आपका सारे का सारा क्या हो जाएगा, एग्जैम्प्ट हो जाएगा। तो ये पर्पस था यहाँ पर लिखने का कि अदर देन रेंट एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये बात क्लियर हो गई। हमने पहले देखना रेंट, लोअर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, और फिर फॉरफिटेड अमाउंट इसमें फॉलो करती है। अब मैंने रेंट किस तरह कैलकुलेट करना है, मतलब अगर रेंट रेंट मुझे मिल रहा है लैंड और बिल्डिंग को रेंट पर देने का, जो मुझे टेनेंट मुझे पे कर रहा है उसके अगेंस्ट कंसीडरेशन, वो मैंने लेनी है हायर ऑफ लेनी है फेयर मार्केट एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू। ये बात क्लियर हो गई कि जो मुझे एक्चुअल में रेंट रिसीव हो रहा है मंथली या एनुअली, ठीक है, और जो उस बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू है रेंट की, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो मतलब अगर किसी ओपन मार्केट में उसको रेंट बिल्डिंग को बंदा रेंट पर दे उसको जो रेंट रिसीव होगा वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। इन दोनों में से जो हायर होगा वो मैंने क्या करना है, अपने रेंट का पार्ट बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट, ठीक है, हमारा जो ईयर है वो जुलाई 1 21 से लेकर 30 जून 22 तक का है। मैंने अगस्त 1 2021 पे एक बिल्डिंग रेंट पर दी, मंथली रेंट था उसका 1,50,000, ठीक है। और ये एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअल मंथली रेंट है, ये जो उस बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू रेंट थी, रेंट की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 15 लाख, सॉरी 17 लाख एनुअल, ठीक है। अब मैंने क्या करनी है, अपने साल की 30 जून पर क्या करनी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा हायर ऑफ इन दोनों का। एक्चुअल कितना है, 1,50,000 एक मंथ का, मैंने रेंट पर दिया अगस्त यकम का अगस्त को, 1 अगस्त 2021 को, जुलाई तो है ही नहीं, मतलब 11 मंथ बनते हैं। मेरा जो 11 मंथ अक्रूवल बेसिस यही होती है ना, जितने मंथ बनते हैं जितनी इनकम बनती है मैंने वो टैक्सेबल करवानी है। ये मेरी बन गई 1,65,000 रुपए, ठीक है। अब फेयर मार्केट वैल्यू मैंने देखनी है, फेयर मार्केट वैल्यू की मैंने पूरे साल की, तो मैंने उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कंपेयर करना है। 1.7 मिलियन डिवाइडेड बाई 12, ये 12 मंथ की है ना, मैंने 11 मंथ से कंपेयर करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कितनी अमाउंट बनती है, ये बनती है 15,83,000 रुपए। कितने पी के आर नहीं आ रहा, चलो ठीक है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो कौन सी है, एक्चुअल, वो बन जाएगी, ये मेरा क्या है, रेंट की अमाउंट बन जाएगी, जो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी, ग्रॉस रेंट, ठीक है। जहां तक बात क्लियर है, किसी के साथ कंफ्यूजन है, मैं कहता हूँ कि मेरा जो फेयर मार्केट वैल्यू थी ये मेरी थी 19 लाख पूरे साल की, ये चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये 19 लाख हो जाएगी पूरे साल की। अब यहाँ पर जो है फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो मेरा वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल रेंट कौन सा बन जाएगा मेरा, वो 17 लाख रुपए बन जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये था हायर ऑफ का कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, लॉ कहता है कि आपने हर केस में हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल रेंट लेना है, लेकिन एक केस के अलावा, वो है सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये रिलेट कर रहा है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ, अभी तक वो मैंने डिस्कस नहीं किया तो मैं ये यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। जब हम मैं इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा लूंगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद एक इंडिविजुअल 7 8 10 मिनट की एक छोटा सा क्लिप टाइप वीडियो बनाकर अपलोड कर लूंगा, जिसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को
दोनों हेड्स में कंपेयर करके मैं डिस्कस करूंगा कि मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इसका इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या किस तरह मैंने यूज करना है, इनकम अप्लाई करना है, एंड किस तरह से इसको मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अप्लाई करना है। आपने सिर्फ ये याद कर लेना है अभी तक कि सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आपने ओनली एक्चुअल रेंट आपने इस कॉन्सेप्ट में, इस केस में, सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में आपने फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करनी, आपने सिर्फ एक्चुअल रेंट को ही कंसीडर करना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर, डेफिनेशन के अंदर, और क्या एक्सेप्शन है। हमने जो रेंट, क्योंकि रेंट क्या है मेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, रेंट है ना, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो रेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं वो डिस्कस करते हैं। पहली बात, हायर ऑफ, अभी हम पढ़ चुके हैं, फेयर एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू पढ़ चुके हैं, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है ना, रिसीव्ड बाय ऑनर। अगर कोई सेल का एग्रीमेंट हुआ है वो कैंसिल हो गया, तो जो अमाउंट ऑनर को रिसीव होगी वो इसमें कवर होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो है कि लेट्स सपोज के मेरे, आपको पता है कि प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो वो किसने पे करना होता है, ऑनर ने पे करना होता है। अगर ऑनर ऑफ लैंड या बिल्डिंग की कोई ऑब्लिगेशन टेनेंट पे कर देता है और वो पेमेंट वो ऑनर से क्लेम नहीं करता, वो एक एडिशनल बेनिफिट है ना जो ऑनर को रिसीव हो रहा है टेनेंट की तरफ से। तो वो जो अमाउंट है, ऑब्लिगेशन जो उसने पे किया है टेनेंट ने, जो कि एक्चुअल में ऑब्लिगेशन थी ऑनर की, वो जो अमाउंट है वो भी क्या होगी, आपकी रेंट का पार्ट बनेगी। ठीक है, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ ऑनर पेड बाय टेनेंट, ठीक है, वो भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट का पार्ट बनेगी। अब नेक्स्ट चीज एक है कि जनाब, पर्सन मेरे पास आया कि मिस्टर गफूर, आपकी जो प्लाजा है, जो बिल्डिंग है, ये मैंने क्या करना है, आपसे रेंट पर लेना है। मैं कहूंगा जी बिस्मिल्लाह सदके, आप लें, आप ही के लिए बनाया है और मैंने इस पे क्या करना है। तो वो कहेगा जनाब क्या रेंट है, क्या चार्जेस है। मैं कहूंगा जनाब देखें, हम एक एग्री करेंगे मंथली रेंट, जाहिर सी बात है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक होगी आप मुझे जो सिक्योरिटी देंगे एडवांस, वो हम इसके बाद वो डिस्कस करते हैं। और तीसरी चीज होगी एक एडवांस साइनिंग अमाउंट, जो ना रिफंडेबल होगी, ठीक है, और ना वो एडजस्टेबल होगी। एडजस्टेबल मीन के मतलब वो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगी, वो आपको लम सम मुझे स्टार्ट में ऐसे देनी होगी, जो कि मतलब वन टाइम पेमेंट होगी, और वो सारी की सारी में मेरी होगी। मतलब क्या कह सकते हैं कि साइनिंग अमाउंट, एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए साइनिंग अमाउंट मैं उसे क्लेम कर रहा हूं, जो साइनिंग अमाउंट है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑनर। देखिए मैं यहां पर साथ में स्पेसिफिकली पर्सन यूज कर रहा हूं कि कौन से पर्सन ने रिसीव किया और कौन सा पर्सन पे कर रहा है। तो आपने ये बात याद रखनी है, इसका ख्याल करना है कि साइनिंग अमाउंट अगर रिसीव हो रही है ऑनर को, तो फिर वो प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। क्योंकि हमने डिस्कस ही क्या किया है कि सबसे पहले कि ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, पहले ऑनर होगा, पहली शर्त है कि ऑनर होना। ऑनर है तो फिर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, अगर ऑनर नहीं है तो कहां जाना है बाद में देखेंगे। अगर ऑनर है जी, पहले कंडीशन मीट हो गई है, फिर देखना है क्या लैंड और बिल्डिंग है जी, लैंड और बिल्डिंग भी है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग भी है, ऑनर भी है, अब क्या वो रेंट पर दे रहा है या बेचने जा रहा है। अगर बेचने जा रहा है तो कैपिटल गेन, अगर रेंट पर दे रहा है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। देखिए ना, चीजें आपस में कंपेयर करके पढ़े, मजा आएगा आपको पढ़ने में जी। तो अब तीनों कंडीशन मीट हो गई, ऑनर भी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, और रेंट पर दे रहा है। तो फिर आपने आना है इन पांचों चीजों की तरफ, ये पांचों चीजें, पांचों चीजें अभी मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ठीक है ना। ये जो दूसरी चीज है, ये सिर्फ एक्सेप्शन है, वो सिर्फ तब होगी जो आपने साइन सेल के लिए दिया है,
और बिका नहीं, कब्जा कर लिया तो कवर हो गई। बाकी जो पॉइंट 1, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 है, वो एक ही बंदे से लिंक कर रहे हैं। या आपके ओनर हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, रेंट पर दे रहे हैं, तो पॉइंट 1, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड जो पॉइंट 5 है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम पॉइंट 4 को कंप्लीट कर लेते हैं कि जो साइनिंग अमाउंट रिसीव्ड बाय द ओनर है, कि अब जो डिस्कशन होगी जनाब, आप मुझे एक स्टार्ट में लमसम अमाउंट देंगे 1 लाख रुपए। वो ना रेंट के अगेंस्ट एडजस्टेबल होगी, ना बाद में रिफंडेबल होगी। ठीक है? तो वो वन टाइम पेमेंट है, तो लॉ कहता है कि वो आपके रेंट का पार्ट बनेगी। ठीक है? फिफ्थ है, ये है 1/10 मतलब 10वां हिस्सा, पार्ट ऑफ एनी एडवांस जो रिफंडेबल एडवांस है। जो इसके लिए मोस्ट कॉमन टर्म यूज होती है, जो आपको भी पता है, आपको भी समझ आएगी अगर मैं वो लिखूं, सिक्योरिटी। हम सब, मेजॉरिटी ऑफ अस, मतलब आप जो सुन रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जिस लेवल पे भी हैं, जब आप रेंट पर लेते हैं, अगर आप हॉस्टल में जाते हैं, अगर आपको बिल्डिंग घर रेंट पर लेते हैं, तो जो ओनर होता है बिल्डिंग का, वो आपसे एक स्टार्ट में एक मंथ के रेंट की इक्वल, 2 मंथ के रेंट की इक्वल एक एडवांस सिक्योरिटी ले लेता है, जिसको हम वो सिक्योरिटी टर्म यूज होती है, एडवांस डिपॉजिट। वो कहते हैं कि ये आप ये अमाउंट जो है ये एडजस्टेबल नहीं है, रेंट के एडजस्टेबल, इसके अलावा आप मंथली रेंट देंगे या आप मुझे एडवांस दे दें, जब आप ये घर छोड़कर जाएंगे तो ये मैं आपको रिफंड कर दूंगा तब। ठीक है ना? तो साइनिंग अमाउंट इज समथिंग डिफरेंट। वो एक लमसम अमाउंट आपको एडवांस में आज मिल गई, जो एडजस्टेबल भी नहीं है, जो रिफंडेबल भी नहीं है। ठीक है ना? तो वो साइनिंग अमाउंट है। अगर दूसरा एक एडवांस आपको सिक्योरिटी मिली है, जो एडजस्टेबल तो नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर रिफंडेबल है, तो वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। वो फिफ्थ पॉइंट में फॉल करता है। अब उसकी क्या टैक्सेशन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है 5 चीजें जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ सकती हैं। ठीक है? जो पॉइंट 1, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5 हैं, वो तो मतलब एक ही पर्सन से लिंक कर रही है ना, टेनेंट से लिंक कर रही है। जो पॉइंट 2 है, वो एक सेपरेट है। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो दिखने में तो ऊपर वाले चारों में या पांचों में फॉल कर रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में लॉ ने उनको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड से निकाल दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। एक्सक्लूजन्स। ठीक, जो आप जो सारी मैं पॉइंट लिखने लगा हूं, ये लगते तो है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्चुअली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होंगे नहीं। कौन से हेड होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, पहली चीज जो आपको मैं बता देता हूं, हमने क्या पढ़ा, ऑनर अगर बिल्डिंग को रेंट पर देता है, वो कहां पर आएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे आएगी। लॉ ने कहा है, अगर एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है? अगर एक बिल्डिंग है और उसमें अगर प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल्ड है, तो लॉ कहता है कि तो अगर वो बिल्डिंग आप रेंट पर देते हैं, तो उससे आपको जो रेंट रिसीव होगा, वो सारे का सारा पूरी अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। अगर लॉ ने ये ना कहता, अब देखें, अगर मैं कहूं कि जनाब मैं ऐसा करता हूं कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर लेता हूं, कि जो रेंट बिल्डिंग से रिलेट कर रहा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कर लेता हूं, जो रेंट रिलेट कर रहा है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे प्लांट एंड मशीनरी पे, वो मैं कह देता हूँ फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन नहीं, सारे का सारा लमसम कंपोजिट अमाउंट जो रेंट इस बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड मुझे रिसीव हो रहा है, वो सारे का सारा ऑल रेंट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स इनकम। अदर सोर्स जो आपका हेड है, उसमें ये टैक्स होगा। कवर, पहला पॉइंट क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अगर है भी तो होने नहीं चाहिए वैसे, अगर है भी तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर करेंगे। जी, दूसरी चीज मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूं। हम हॉस्टल की बात कर लेते हैं। जब आप हॉस्टल में जाते हैं, आप उसको एक मंथली पेमेंट दे रहे होते हैं, लमसम 12,000, 13,000, 15,000, डिपेंड करता है आप कौन से लेवल के हॉस्टल में रह रहे हैं, कौन से इलाके में रह रहे हैं, तो वो अमाउंट वेरी करती रहती है। ठीक है?
तो सब जो मंथली पेमेंट होती है आपकी एक फिक्स जो आप पे कर रहे होते हैं, उसमें एक पोर्शन होता है आपका फिक्स कॉस्ट का, मतलब जो ओनर होता है हॉस्टल का। दूसरा होता है जिसमें वो आपका मेस चार्जेस जिसे हम कहते हैं, मेस की पेमेंट होती है। तो उसको लॉ कहता है कि एमनिटीज, यूटिलिटीज की पेमेंट है, ठीक है ना? तो पहली बात, हॉस्टल वाला पर्सन जो है उसका इसके लिए ओनर होना, उस बिल्डिंग का ओनर होना कंपल्सरी है। अगर बिजनेस का ओनर है तो फिर वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी वो बिल्डिंग का रेंट, अगर वो ओनर नहीं है तो फिर कहीं और चली जाएगी, ठीक है ना? तो अगर वो ओनर है तो उन्हें हॉस्टल बनाया हुआ है, तो जो बिल्डिंग से रिलेटेड रेंट है वो तो टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएगा। लेकिन जो अदर सर्विसेज है, मेस है, वो सारा जो है जो रेंट रिलेट कर रहा है उसके लिए एनी अमाउंट इंक्लूडेड इन रेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ एंड एमिनिटीज एटसेट्रा, वो भी आपकी टैक्सेबल होगी, वो आपकी होगी अदर सोर्स में। अब यहाँ पर पॉइंट वन और पॉइंट टू में डिफरेंस देखते हैं। पॉइंट वन में सारे का सारा जो रेंट है, मतलब जो लिंक कर रहा है बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी के से लिंक कर रहा है, रिलेटेड है, सारे का सारा रेंट अदर सोर्स में है। लेकिन जब आप बिल्डिंग के साथ कोई सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोविजंस प्रोवाइड कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, यूटिलिटीज वगैरह, एमिनिटीज वगैरह, ठीक है ना? तो उस केस में जो बिल्डिंग के रिलेटेड रेंट होगा वो सारे का सारा, या लैंड रेंट सारे का सारा प्रॉपर्टी में चार्ज, इनकम प्रॉपर्टी में चार्ज होगा, ठीक है? जो सेपरेट अमाउंट होगी, आपने फिर अमाउंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि रेंट कितना है और जो पेमेंट इंक्लूडेड है प्रोविजंस ऑफ यूटिलिटीज एंड एमिनिटीज वो कितनी है, तो आप उनको दो हेड में क्लासिफाई कर देना है, ठीक है ना? तो ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, सब लीज, लैंड एंड बिल्डिंग। इसको हम एग्जांपल से ध्यान से करते हैं जी। थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि यार एक पॉइंट है मिस्टर है, ये मिस्टर तैफूर कर देते हैं, और दूसरा है मिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर लेते हैं बीच में जी। थर्ड पर्सन है आप, मिस्टर आप, मतलब जो भी आप पर्सन है जो वीडियो ये देख रहा है, ये आप है, ठीक है? अब मिस्टर तैफूर क्या है, ऑनर है, ठीक है? मिस्टर इमरान खान क्या है, टेनेंट है। मिस्टर आप एक थर्ड पार्टी है। मिस्टर एक तैफूर क्या करता है कि उसके पास जो लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी है, वो मिस्टर इमरान खान को रेंट पर दे देता है, ठीक है? जो मिस्टर इमरान खान से मिस्टर तैफूर को रेंट रिसीव हो रहा है, अब मिस्टर तैफूर देखिए ऑनर भी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, और रेंट पर दी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंफर्म है, ठीक है ना जी? तो जो मिस्टर इमरान खान जो भी मंथली रेंट देगा, जो साइनिंग अमाउंट पे करेगा, जो सिक्योरिटी पे करेगा, जो मेरे बिहाफ पे ऑब्लिगेशन पे करेगा, वो सारी मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे फॉल करेंगी, ठीक है? अब मिस्टर इमरान खान क्या करता है, वो मेरे जो मैंने उसको बिल्डिंग दी हुई है, लैंड दी हुई है रेंट पे, वो आगे सब लीज कर देता है। अब यहां पर देखें, ये बन जाएगा सब टेनेंट, ठीक है? अब मिस्टर इमरान खान ऑनर नहीं है, तो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के पहले कंडीशन ही यही पड़ी है कि ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ठीक है? अब ऑनर नहीं है तो बाकी चीजें खत्म, मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से चीज निकल गई है। अब मिस्टर इमरान खान जो मिस्टर आप से रेंट लेगा, इनकम तो होगी ना, लॉ छोड़ेगा नहीं उसको। तो ये जो इनकम है, मतलब अब ये सब लीज कर दी है, तो जो टेनेंट सब टेनेंट को लीज पर बिल्डिंग दे देगा या लैंड दे देगा, तो जो वो थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव करेगा, वो उसकी अदर सोर्स इनकम होगी, अदर सोर्स में हेड हो, टैक्सेबल होगी। क्लियर? ये था थर्ड पॉइंट हमारा। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, ठीक है? अब हमने यहां पर मैंने एक अमाउंट पढ़ी थी, साइनिंग अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑनर, ठीक है? अब मैंने ऊपर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये दोबारा इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। अब मिस्टर तैफूर ऑनर है, उसने मिस्टर इमरान खान को क्या दिए, बिल्डिंग रेंट पर दे दी, ठीक है? अब मिस्टर इमरान खान ने के पास मिस्टर आप आए और कहा कि यार
इमरान खान साहब आप तो पीएम हैं, मतलब बिल्डिंग या रेंट शॉप वगैरह छोड़ दें, मुझे दे दें, मैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मुझसे ना आप ये बिल्डिंग को खाली करने के ये 10 लाख रुपए ले लें, ठीक है ना। तो वहां पर पहली जिस जहां पर पॉइंट 4 था, यहाँ पर पॉइंट 4 था, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑनर, साइनिंग अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑनर। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा, सॉरी बहुत जूम थोड़ा सा कर लेते हैं, ये जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय द टेनेंट। अब मिस्टर इमरान खान जो मिस्टर आपसे पैसे रिसीव कर रहा होगा, ठीक है ना, तो मिस्टर इमरान खान जो एक लमसम अमाउंट पे रिसीव कर रहा है बिल्डिंग की पोजीशन को छोड़ने के, जिसे हम कहते हैं ना वकेटिंग द पोजीशन ऑफ बिल्डिंग, तो उसमें फॉर ठीक है जी, या बिल्डिंग भी हो सकती है या ये लैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपकी अमाउंट जो टेनेंट को रिसीव होगी वो क्या होगी, अदर सोर्स में होगी, क्योंकि देखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ चीज आने के लिए पहली कंडीशन है ऑनर होना। अब मिस्टर इमरान खान ऑनर नहीं है, टेनेंट है, तो वो यहां से निकल गई तो कहीं और भी फॉल नहीं करती। अगर लमसम अमाउंट रिसीव हो रही है, वन टाइम रिसीव हो रही है, तो कहां पर जानी चाहिए ना, अदर सोर्स में जानी चाहिए। ना वो कैपिटल गेन है, क्योंकि ना मैंने वो चीज वो प्रॉपर्टी में ऑनरशिप में है ही नहीं, ना मैंने वो बेची है, ठीक है ना, तो वो फिर अदर सोर्स में टैक्स होगी। अब इसका एक फर्दर है, टैक्सेशन का एक प्रोसेस है कि किस तरह अमाउंट, कितनी अमाउंट की टैक्स होगी, वो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही देखेंगे। तो ये अभी तक हमने जो देखा है, जस्ट ये देखा है कि मतलब हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है। अगर आप ये बेसिक्स हैं देखें, अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला होगा, आप इजीली सारा कुछ कवर कर सकते हैं, और ये इंशाल्लाह गारंटी है आपको। तो बाकी जो डिडक्शन है आपको मैं बता दूंगा कि आपने किस तरह नोट्स बनाने हैं और किस तरह पॉइंट आपने याद करना है। ये बेसिक्स हैं, आपको ये याद करने की जरूरत है, आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे, जहां पे भी फायदा होगा बाद में भी फायदा होगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम हमारा आज की वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर एक प्रॉपर्टी है उसके जॉइंट ओनर्स हैं, ठीक है, जॉइंट ओनर्स हैं, तो जॉइंट ओनर्स अगर हैं तो थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है जनाब, उसमें एक है कि उनका ना ऑनरशिप जो राइट है ना, ऑनरशिप जो राइट है, मतलब जो ऑनरशिप परसेंटेज है, इंडिविजुअली सर्टेनेबल है, ठीक है। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, इंडिविजुअली नॉट सर्टेनेबल, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसमें इंक्लूडेड है, तो हम ये देख लेते हैं ये क्या चीज है। तो पहला जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि वो ऑनरशिप राइट, अगर आप आपको ये मैंने एक ट्रिक बताता हूँ, बेशक ऑनरशिप एक हो और एक ऑनर हो या 10 ऑनर्स हो, आपने पहले उस चीज को इग्नोर करना है और आपने ये सारे अप्लाई करने हैं, ये सारे, क्योंकि इस तरह से आप क्या करेंगे ना, देखेंगे भी क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है कि नहीं है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितनी इनकम बनती है, आप उस तरह कर देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली ये चारों के चारों, ये मैं कहता हूँ कि ये अमाउंट है, मैं कहता हूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नीचे वाले चारों हैं, लेट्स सपोज, ये कहाँ आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। हम अभी डिस्कस करते हैं सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को। तो मैं हमारे पास ये जो अमाउंट बनती है, ये बनती है हमारे पास 10 मिलियन, ठीक है। ये थी 15 लाख, ये जो अमाउंट थी मेरे पास वो थी 5 लाख, ये अमाउंट थी वन टाइम। अगर रेंट 10 मिलियन है पूरे साल का, तो ये कम से कम 2 मिलियन होनी चाहिए,
और ये मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास है, ये भी 10 मिलियन ही कर लेते हैं, सॉरी 1 मिलियन कर लेते हैं। टोटल ग्रास ग्रॉस रेंट कितना बन गया मेरे पास? ये बन गया 15 मिलियन। तो मेरी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अभी तक जो है वो है, ये हम जब सारा कुछ डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। जो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम आपको पता है कि आपको डिडक्शंस भी अलाउड है, ठीक है ना? आपकी अदर सोर्स इनकम है तो अदर सोर्स में आपको डिडक्शंस अलाउ होती हैं। हम तब डिस्कस करेंगे जब इसको हम डिस्कस कर रहे हो। तो अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस बिल्डिंग के जो ऑनर थे, जिस प्रॉपर्टी के जो ऑनर थे, ए बी सी एंड डी, 4 ऑनर है, जॉइंट ऑनरशिप है, ठीक है जी। और उनका जो राइट है सर्टनेबल है, जो ट्रांसफर है परसेंटेज है, तो ये 30% था मिस्टर ए के पास। इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। 30% हमारी मिस्टर ए के पास है। 25% है मिस्टर बी के पास। 25% है मिस्टर सी के पास। 20% है मिस्टर डी के पास, ठीक है। तो जो इनकम है वो लॉ कहता है कि अगर इनकम जॉइंट ऑनर्स हैं, अगर उनका राइट सर्टेनेबल है, तो आपने फिर क्या करना है? लॉ कहता है, ओए, लॉ कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर द सेक्शन 15, मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, इज owned by 2 or more persons and their respective share in that property are definite and ascertainable। मेरी जो इनकम पहले चल रही है वो ये वाली चल रही है। देन उस केस में नेट रेंटल इनकम, नेट क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो रेंट कैलकुलेट किया है वो ग्रॉस है, उसमें हमने कोई डिडक्शन नहीं की। अभी हमने क्योंकि अभी तक मैंने डिडक्शंस पढ़ाई ही नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, मैं कहता हूं कि जनाब, वैसे एग्जांपल के लिए दे देता हूं यहाँ पर, लेस डिडक्शंस जो अलाउ होंगी हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो हैं जी मेरे पास 8,50,000, ठीक है। तो मेरे पास जो नेट रेंटल इनकम है वो है, यार ये ज्यादा कर देते हैं, अगर 15 मिलियन रेंट है, ये मैं कर देता हूँ कि 3.5 मिलियन है, ठीक है ना। अब ये मेरे पास जो बन गई है अमाउंट, ये बन गई है मेरे पास 11 मिलियन। मेरे पास क्या आ रहा है? नेट रेंटल इनकम आ रही है। तो ये मेरा क्या होगा? फ्रॉम प्रॉपर्टी की नेट अमाउंट होगी। अब इसको पढ़ते हैं। Will be proportionately allowed allocated to each owner. Each owner will pay tax on such income as per their applicable rates। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? इस इनकम का 11,500, मतलब 11 मिलियन 1,15,00,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 30.30, 30%, सेम फॉर दिस 25%। तो जो अमाउंट मेरे पास बनेगी, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो ए का पोर्शन बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पर 34,50,000। जो बी का बनेगा, जो बी का बनेगा 28,75,000 बनेगा, 2.87 मिलियन, 2.87 मिलियन सेम अमाउंट। और ये बन जाएगा 2.300 मिलियन। जो टोटल अमाउंट है वो इन सब की क्या रहेगी? टोटल सम जो है इस रेंट का वो सेम रहेगा, जाहिर सी बात है जी। तो ये आपकी सेम रेंट रहा। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर कि ऑनरशिप राइट जो है आपका वो सर्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं इसको, इधर सेपरेट करके इधर, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है, वैसे बता देता हूं कि आप किस तरह क्या करेंगे, प्रॉपरली वर्किंग करेंगे। जैसा आपने यहाँ पर वर्किंग की है, सेम टू सेम, नो डिफरेंस, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, नेट रेंटल इनकम, आप कैलकुलेट कर लेंगे। 11.5 मिलियन बन जाती है। तो लॉ कहता है ये कैलकुलेट करने के बाद आप इसको इसको एज ए एओपी पार्टनरशिप ट्रीट करेंगे। पार्टनरशिप ट्रीट करने के बाद आप उस पर एओपी की टैक्सेशन करेंगे। वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन 15, मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, is owned by 2 or more persons and their respective shares in that property are not definite and ascertainable, the property will be considered as being jointly owned by an association of persons, AOP,
and taxable income and tax payable thereon will be computed as per the principle of taxation for AOP। तो हमने जो चैप्टर है AOP का, ये हमने यहाँ पर पढ़ना है फॉरेन से इनकम के जब आएंगे इसमें इसमें जब आएंगे चैप्टर 12 के अंदर, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका है, इसमें फॉर इंडिविजुअल्स की बात पहले करते हैं, फिर वो बात करते हैं आपकी AOP की टैक्सेशन। इसकी भी क्या प्रिंसिपल्स हैं जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे, मैंने स्केड्यूल शेयर किया है, मेरा अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है टैक्स के रिलेटेड, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पर हम इसको ना शेयर करेंगे क्या कैसे और कैसे नहीं है। तो यहाँ तक अभी तक आपको तो पता होना चाहिए, मतलब अगर ज्वाइंटली ऑनरशिप है, राइट असर्टेनेबल है तो क्या करेंगे, सर्टेनेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे। असर्टेनेबल है तो सिंपल सी बात है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर असर्टेनेबल नहीं है तो वहां पर करके AOP की टैक्सेशन करवा देंगे। तो ये हमारा आज की वीडियो का पर्पस था जो हमने इसमें डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया आज काफी सारे पॉइंट। पहला जो हमने डिस्कस कर लिया हम वो डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा जो है इन बिजनेस टैक्सेशन, टैक्सेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने चैप्टर 1 जो है पेज 1 ये सारा पढ़ लिया, ये बेसिक्स हैं। अगर आपको ये आ गई तो आपको कोई मसला नहीं होने साइड के अंदर, सारा कुछ आसान आसान हो जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, डिडक्शन अलाउड डिस्कस करेंगे, सारा कुछ इसमें कवर्ड है एक एक चीज डिटेल में। फिर जो नॉन रिफंडेबल क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, हमारा ये चैप्टर खत्म शुद्ध। और हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके इसको हम 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करके इसको हम क्या कर देंगे, मार्क कंप्लीटेड कर देंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। आपको कोई मसला है, किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन है आज की इस लेक्चर के रिलेटेड या किसी टॉपिक के रिलेटेड भी, तो आप फ्री होकर, मतलब बिल्कुल आप इजी होकर मुझसे कांटेक्ट करें, डिस्कस करें, हम उसको कमेंट करें। कमेंट नहीं करते तो नो इशू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट गिवन है, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट गिवन नहीं है, सॉरी, फेसबुक अकाउंट गिवन है। आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपका जो इशू, आपकी जो भी क्यूरी है वहां पर मैं डिटेल में एड्रेस कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।